नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की MCQ सीरीज के पाठ संख्या 8 में मैं लोकेश डागुर फिर से हाजिर हूं कुछ नए प्रश्नों को लेकर आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में। तो दोस्तों बने रहें अंत तक। बार बार आपसे कहता हूं वीडियो को लास्ट तक देखना है। बहुत सारे नए प्रश्नों का समावेश आपको इस क्लासेज में मिलने वाला है। और दूसरी बात, प्रश्नों की संख्या कम रखी है, लेकिन इस क्लास में आपको कम से कम 100 प्रश्न कवर होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों, और एक साइड आपको अनुच्छेद देखने को मिलेंगे और एक साइड है उनके रिलेटेड जो भी प्रावधान किए गए हैं वो। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21, 25 और अनुच्छेद 32। पढ़ें। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लोक नियोजन में अफसर की क्षमता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, और एक अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो दोस्तों आपको पता है अनुच्छेद जो 16 है उसमें मिलता है, उसमें वर्णन है लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता का। क्लियर है। अनुच्छेद 21 में मिलेगी स्वतंत्रता, जिसमें जीवन जीने का अधिकार भी है। बहुत सारे अधिकार हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे क्लास में। अनुच्छेद जो 25 है उसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। 32 आपको खूब पता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसकी संज्ञा दी है? आत्मा की संज्ञा दी है। अब देखते हैं, मिलान करते हैं। फर्स्ट का मिलान करना है बी से। ऑप्शन ए ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि फर्स्ट तो है नहीं बी में। फर्स्ट बी 3 में भी है। सेकंड का मिलान करना है सी से, तो ये भी गलत हो गया। सेकंड सी। थर्ड का मिलान करना है डी से, तो थर्ड डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आंसर टिक करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? एक प्रश्न में 4 अनुच्छेद आपको क्लियर कराने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। अगला जो प्रश्न है वो 2023 का प्रश्न है, जिसमें भारत के संविधान की निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची, बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई? संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा कब हुआ है? 1951 में होगा। और इसके द्वारा संविधान में पहली अनुसूची जोड़ी, वो नवी अनुसूची जोड़ी जाएगी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि आपको पता है कौन सा? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया जाएगा और इसके द्वारा भारत के संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी जाएगी। नवी अनुसूची की बात करें तो भू राजस्व किससे संबंधित है? भू राजस्व और जमींदारी प्रथा को उन्मूलन से रिलेटेड है। क्लियर है? जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से। छठी अनुसूची की बात करें तो छठी अनुसूची में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिनके अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित, प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है। किसका विभाजन है? शक्तियों का विभाजन है। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी जाएगी 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, और ये दोस्तों संबंधित है दल बदल से। किससे है? दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नवी अनुसूची, जो पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है।
क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। स्त्री तथा बालकों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकेगा, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित लिंग के आधार पर भेदभाव का उल्लंघन नहीं होगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? आपको पता है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, लेकिन एक विशेष कर सकता है राज्य, किनके लिए? स्त्री तथा बालकों के लिए। इसको क्या उल्लंघन नहीं माना जाएगा? लिंग के आधार पर उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और यह वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15(4), 15(3), 15(5 या 15(6)? बताएं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 15(3) में दोस्तों वर्णन है कि अगर राज्य स्त्री तथा बालकों के लिए अगर विशेष संरक्षण प्रदान करता है, कोई विशेष प्रावधान करता है उनके उत्थान के लिए, तो इसको 15(1) और 2 का क्या नहीं माना जाएगा? उल्लंघन नहीं माना जाएगा। क्लियर है? 15(4) की बात कर लें तो ये शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश अर्थात शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश किसके आधार पर? आरक्षण। किसके आधार पर? आरक्षण दिया जाएगा। कैटेगरी, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ेपन, अनुसूचित जाति और तीसरी है अनुसूचित जनजाति। अगर 15(5) की बात करूं तो उच्च शैक्षणिक संस्थान जिसमें आप देखोगे IIT, IIM, एम्स वगैरह जो हैं उनमें भी प्रावधान किया जाएगा 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। और अगर 15(6) की बात करें दोस्तों तो ये बात करता है आर्थिक रूप से पिछड़े अर्थात EWS को रिजर्वेशन से रिलेटेड है, आर्टिकल 15(6). क्लियर है दोस्तों? इस प्रश्न का सही आंसर होगा अनुच्छेद 15(3). अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? लोक नियोजन में अफसर की क्षमता, वाक की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। ऑप्शनों को अच्छे से देखें, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 या 1 2 3 4। अब आप देखोगे लोक नियोजन में अफसर की क्षमता आर्टिकल 16 है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर आर्टिकल 15 है। और जब मैंने आपको बताया था तो आपको पता होगा दोस्तों 5 जो आर्टिकल हैं वो आपको याद रखने हैं, केवल और केवल जो भारतीयों को प्राप्त है 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो देखो बिल्कुल 16 है, 19 है, 29 है, 15 है। इसका मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेनका गांधी भारत संघ 1978 मेनका गांधी भारत संघ 1978 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? बता दो। ये जो मेनका गांधी वाद है बनाम भारत संघ जो 1978 का है, ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? बताएं कौन सा अनुच्छेद है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है
मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 अनुच्छेद 21 से संबंधित है और इस वाद के द्वारा विदेश में भ्रमण का अधिकार या विदेश जाने का अधिकार प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। अनुच्छेद जो 21 है बहुत व्यापक अनुच्छेद है, केवल जीवन जीने के अधिकार तक सीमित नहीं है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें आप देखोगे शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण, आप देखोगे विवाह का अधिकार, निजता का अधिकार, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 19 की बात करें तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 22 की बात करें तो गिरफ्तारी और निवारक निरोध अधिनियम से है, निवारक निरोध अधिनियम से संबंधित है अनुच्छेद 22। इस प्रश्न में आपको 4 अनुच्छेद मूल अधिकारों से रिलेटेड क्लियर हुए हैं। ये जो क्लास है वो विशेष रूप से फोकस किया गया है मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्नों पर। मूल अधिकारों से संबंधित जो भी आपके डाउट हैं इस क्लास के अंत तक देखें आप, और जैसे ही आपको मतलब खुद को भरोसा हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे ना, इसके बाद आपका एक भी डाउट्स नहीं रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 20 अभी क्लियर किया था। 20 में निम्न में से कौन सा प्रावधान वर्णित नहीं है? भूतलक्षी कानूनों से संरक्षण स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और अंतिम ऑप्शन है गिरफ्तार होने पर विधि व्यवसाय से परामर्श का अधिकार। अनुच्छेद 20 में निम्न जो 4 प्रावधान हैं इनमें से एक प्रावधान वर्णित नहीं है, तो आपको देखना है कौन सा नहीं है। आप बताएं कौन सा है। देखिए अनुच्छेद जो 20 है इसमें 3 प्रावधान हैं। 20(1) अनुच्छेद 20(1), अनुच्छेद 20(2) और अनुच्छेद 20(3). 3 प्रावधान मिलते हैं, जिसमें देखो सबसे पहले मिलेगा अनुच्छेद जो 20 है वो रिलेटेड तो है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। अब कैसे होगा अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण? जैसे देखो भूतलक्षी, क्या है? भूतलक्षी नियमों या कानूनों से संरक्षण, एक तो ये है। एक है दोहरे दंड से संरक्षण, है ना। और 20(3) वर्णन करता है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये 3 प्रावधान गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 20 में ये 3 प्रावधान हैं। पहला, जैसे कोई कानून है जो अपराध से कोई अगर कानून है वो आप पर लागू नहीं होगा। जिस तिथि को आपने अपराध किया है उस समय जो अपराध संबंधी कानून लागू था वही आप पर लागू होगा। भूतलक्षी किसी प्रकार का कानून आप पर लागू नहीं होगा। अगला जो है 20(2) में दोहरे दंड के प्रावधान, मतलब दोहरे दंड से संरक्षण है। एक जुर्म की केवल 1 सजा आपको मिलेगी, 2 सजा नहीं मिलेगी। 20(3) में क्या है? कोई भी अपराध है, कोई भी जो अपराधी है उसको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता है दोस्तों? बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो वर्णित तो है ABC, लेकिन वर्णित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि गिरफ्तार होने पर विधि व्यवसाय से परामर्श करने का अधिकार अनुच्छेद 22 में मिलेगा।
गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध अधिनियम में, है ना। अगला प्रश्न देख लें। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऐसे प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। क्या पूछा? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अर्थात भारतीयों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए विधि के समक्ष समता, ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और ऑप्शन नंबर डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। विधि के समक्ष समानता का जो वर्णन है वो दोस्तों है अनुच्छेद 14 में। किसमें है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है अनुच्छेद 19 में। बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की तो यह है अनुच्छेद 21 में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 वर्णन मिलता है। अब आप बता दें कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, अर्थात भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वो आर्टिकल है 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकलों का प्रावधान है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। 5। अब इनमें से कौन सा है? अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 12 अक्टूबर 2005 को पारित हुआ था, ये भी लिख लें, है ना। प्रश्न को पढ़ें अच्छे से। सूचना के अधिकार को उच्चतम न्यायालय ने कौन से अनुच्छेद का भाग माना है? अनुच्छेद 19 1 ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22 ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 2 ऑप्शन नंबर डी। बताएं दोस्तों। सूचना का अधिकार देखो, आरटीआई एक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो है, जो 12 अक्टूबर 2005 को पारित होगा, ये जो सूचना का अधिकार है भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। एक तो बात यह है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है, उसमें इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) जिसमें आप पढ़ते हो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वाला जो पार्ट है 19(1) उसी का पार्ट माना है किसको? सूचना के अधिकार को। तो आपको याद रखना है कि ये जो आरटीआई एक्ट है, सूचना का अधिकार है, ये किसी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 19(1) का एक भाग माना है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 19(1). अब देखिए थोड़ा सा प्रश्न के साथ अनुच्छेद 19(1) को भी समझ लें। इसमें देखिए 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं तो थी मूल संविधान में, है ना, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहली है दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगी। दूसरी बात करें तो शांतिपूर्वक सम्मेलन, है ना, सम्मेलन आयोजित कर सकते हो आप, लेकिन शांतिपूर्ण सम्मेलन होगा और बिना हथियार के। कैसा है? बिना हथियार के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित है। एक है आपकी कोई भी संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कि आप कोई संघ बना लो, संगठन बना लो, इसकी स्वतंत्रता है। एक है आपकी आवास की स्वतंत्रता है। एक है निर्बाध विचरण घूमने की स्वतंत्रता, है ना, निर्बाध विचरण करने की स्वतंत्रता। और एक इसमें आती है आजीविका या व्यवसाय की स्वतंत्रता। आजीविका या व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है दोस्तों है आर्टिकल 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो तो हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 19(1). 21 तो 21 में है प्राण स्वतंत्रता।
बार बार आ रहा है। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी और निवारक निरोध संरक्षण, है ना, निवारक निरोध। 19(2) में सीमाएं किस पर, ये जो 19(1) में बनने स्वतंत्र हैं उन पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, जैसे राष्ट्र की एकता अखंडता को कोई खतरा नहीं होना चाहिए इन स्वतंत्रताओं से, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य की सुरक्षा। दूसरा, किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो ये सीमाएं लगाई गई हैं अनुच्छेद 19(2) से लेकर अनुच्छेद 19(6) में। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखें, और अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21। बहुत अच्छा और व्यापक प्रश्न बनते हैं इससे, आपको बहुत अच्छा आर्टिकल है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में गिरफ्तारी के संबंध में कौन से अधिकार प्रदान किए गए? ये अनुच्छेद 22 है, 21 नहीं है, अनुच्छेद 22, क्योंकि गिरफ्तारी और निवारक निरोध है दोस्तों, आपको अनुच्छेद 22 याद रखना है, मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग करने में। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, विधि व्यवसाय से परामर्श का अधिकार, गिरफ्तारी के 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का अधिकार। 3, अब देखते हैं ऑप्शन, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 2 3 सही है, या 1 2 3 सभी सही हैं? बताएं। अनुच्छेद जब 22 देख, कौन सा है? अनुच्छेद 22। इसमें देखो 2 प्रकार के प्रावधान हैं। एक तो गिरफ्तारी, आपको कोई ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सामान्य दंड विधि में। कौन से में? सामान्य दंड विधि में। एक है दोस्तों निरोध, है ना, निवारक निरोध अधिनियम के तहत, जिसमें आप पहले थे पोटा, टाड़ा, ये जो थे इनके तहत अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो ये जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है सामान्य दंड विधि में, ये क्या करेगा? इसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। क्या है? गिरफ्तारी का कारण जान सकता है। अगर इसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो ये कोई अपने विधि व्यवसाय या अधिवक्ता या वकील से परामर्श ले सकता है। विधि व्यवसाय से परामर्श का अधिकार भी है अनुच्छेद 22 में। और एक अधिकार इसमें मिलता है कि आपके गिरफ्तारी के 24 घंटे के पश्चात आप स्टेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, अर्थात आपको 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार नहीं रख सकते। अनुच्छेद 22 में ही निवारक निरोध के तहत अगर आपको निरोध किया गया है तो डिटेन किया गया है तो आपकी अवधि है 3 माह तक, बिना किसी कारण के, कोई कारण नहीं बताया जाएगा आपको, और आपको क्या किया जा सकता है दोस्तों? आप गिरफ्तार रखा जा सकता है। लेकिन अगर 3 माह से अधिक, क्या है? 3 माह से अधिक क्या करना है आपको? उस व्यक्ति को गिरफ्तार रखना है तो एक चीफ जज होगा कोई हाई कोर्ट का, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी, उसके आदेश पर एक कमेटी बनेगी जिसमें एक जज होगा कम से कम और 2 अन्य सदस्य होंगे, और तब जाके आप 3 माह से ज्यादा उस व्यक्ति को रख सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तीनों के तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, 2 3 सभी क्या है? ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लें एक बार। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना, अच्छा प्रश्न है। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए एक आयोग के गठन का प्रावधान हो सकता है, कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों राष्ट्रपति के पास पावर है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में है? ऑप्शन नंबर 2 1 है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 326? बताएं। अनुच्छेद 340 क्या है दोस्तों? जब आप देखोगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(3) है ना, 16(3) है। इसमें क्या होगा?
जैसे किसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, क्या नहीं है, उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को यह प्रावधान अधिकार है कि वह एक आयोग का गठन करेगा और किन आधारों पर प्रतिनिधित्व नहीं है, सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन हो सकता है और जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व अगर प्राप्त नहीं है तो आयोग का गठन होगा। और इसी 340 का प्रयोग करते हुए आपको पता है पहली बार काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित होगा 1953 में। इसके बाद एक द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है 1978 में, जिसके अध्यक्ष हैं बीपी मंडल, और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम है, क्या है, मंडल आयोग 1978 में। अब आप देखोगे इसमें और कौन कौन से आर्टिकल हैं। अनुच्छेद 280 की भी बात कर लें। अनुच्छेद 280 प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। प्रति 5 वर्ष के पश्चात, प्रति 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग, कौन सा आयोग, वित्त आयोग। तो आपको याद रखना है कि वित्त आयोग के गठन से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा है, अनुच्छेद 280। बात करें अनुच्छेद 324 की। अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है, आर्टिकल 324। और आपको पता होगा यह जो आर्टिकल है ये 26 नवंबर 1949 को जो 16 अनुच्छेद लागू किए थे उनमें से एक था। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 226 की, तो वयस्क मताधिकार किससे संबंधित है, वयस्क मताधिकार से संबंधित है। और वयस्क मताधिकार की आप बात करें तो पूर्व में इसकी आयु थी 21 वर्ष और वर्तमान में ये घटाकर कर दी है 18 वर्ष, अर्थात 18 वर्ष की उम्र हो गई है, वो उसको मतदान करने का अधिकार मिल जाता है। क्लियर है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी जो उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 340। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 340। अब अगला प्रश्न देखिए। अनुच्छेद 21 के तहत आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। बहुत सारे अधिकार हैं। देखो अनुच्छेद 21 कहने को तो मात्र जीवन जीने का अधिकार है ना, लेकिन जब आप देखोगे तो मात्र जीवन नहीं है, जीवन के साथ साथ जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं आपकी, वो सारी आवश्यकताएं जो भी हैं वो सारे के सारे अधिकार देता है अनुच्छेद 21। और इसीलिए भारतीय संविधान का मेरुदंड अर्थात मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। देखो दो बातें हैं। मैग्ना कार्टा अगर भाग पूछा जाए दोस्तों, भाग कि भारतीय संविधान का भाग कौन सा है जिसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, तो आपका आंसर होगा भाग 3। और अगर कोई अनुच्छेद पूछ ले कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को मेरुदंड या मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है, तो वो है अनुच्छेद 21। डाउट्स क्लियर है। इससे रिलेटेड अब प्रश्न पढ़ लें कि भारतीय नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। निजता का अधिकार, प्राइवेसी। क्या चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। हम किससे बात कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये सारा है आपका किसका है, एक राइट्स है, कौन सा, प्राइवेसी का, राइट ऑफ प्राइवेसी। तो यह है निजता का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 21 में आता है। चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार, देखो अगर आप बीमार हो गए हो तो आपको चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी है अनुच्छेद 21 में। विदेशी भ्रमण का अधिकार, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 वाला वाद था। थोड़ी देर पहले प्रश्न आया था, मैंने आपको क्लियर किया था कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आपने जो मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त किया है ना, ये तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 21 व्यक्ति को विदेश घूमने का, विदेश भ्रमण करने का अधिकार देता है। और अगर आपने पासपोर्ट जब्त कर लिया है, इसका मतलब आपने उसके विदेश जाने पर रोक लगा दी है। तो विदेश जाने का अधिकार भी दोस्तों कौन सा है, अनुच्छेद 21 में है। बात करें सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार नहीं है,
इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19(1) का भाग माना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है 21 में? सूचना का अधिकार। देखो विवाह करने का अधिकार भी किस में है? अनुच्छेद 21 में है ना। अनुच्छेद 21 में विवाह करने का अधिकार मिलता है आपको। शुद्ध जल, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध वायु, शुद्ध हवा प्राप्त करने का अधिकार, आवास का अधिकार, रहने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में मिलते हैं। और इसीलिए अनुच्छेद 21 जिसको मातृक जीवन जीने का अधिकार कहा जाता है, ये एक बहुत व्यापक अनुच्छेद है। इसको भारतीय संविधान के मेरुदंड अर्थात मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न देखें। निवारक निरोध के अंतर्गत अधिकतम कितने माह तक आपको डिटेन रखा जा सकता है, निरोध किया जा सकता है? तो दोस्तों केवल 1 माह, 2 माह, 3 माह या 4 माह, जैसा कि अनुच्छेद 22 में वर्णित है। अनुच्छेद 22 के तहत निवारक निरोध जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको निरोध के द्वारा केवल और केवल 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है। अगर आपको इसकी अवधि 3 माह से अधिक बढ़ानी है तो आपको एक आयोग मतलब एक तरह से एक कमेटी या समिति का गठन करना होगा, जो सिफारिश किसकी होगी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हाई कोर्ट के चीफ जज की, जिसमें कम से कम एक हाई कोर्ट का जज होगा और 2 सदस्य होंगे। उस आयोग की सिफारिश पर ही आप इसका समय अवधि है वो 3 माह से अधिक बढ़ा सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केवल 3 माह, ऑप्शन सी। मानव व्यापार है ना एवं बलात् श्रम का निषेध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप देखते हो मानव दुर्व्यापार अर्थात मानव तस्करी है ना, यह है बलात् श्रम। जबरदस्ती आप किसी के साथ कोई काम नहीं करवा सकते। बलात् श्रम का निषेध भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 जो है वो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। 21 है जीवन जीने का अधिकार एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के तहत संरक्षण से। अनुच्छेद है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम से। और अनुच्छेद 24 है 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको आप जोखिम में नहीं लगा सकते हो। इस पर निषेध है, रोक है, प्रतिषेध है अनुच्छेद 24 द्वारा। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि अगर किसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो वो एक कमेटी का गठन करेगा जो उस वर्ग की पहचान करेगी कि किस वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं है। और इसी के लिए 2 आयोग हमने पढ़े थे, जिसमें पहला आयोग और दूसरा आयोग। लेकिन अभी पूछा है प्रश्न द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आप बताएं। ऑप्शन नंबर 1 काका कालेलकर, बीपी मंडल, एम वेंकट चलैया या मोरारजी देसाई, बताएं कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीपी मंडल। अगर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो ये बना था दोस्तों काका कालेलकर की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। अगर द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग की बात करें तो यह है बीपी मंडल की अध्यक्षता में 1978 में। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे देसाई जी। और देसाई जी की सरकार के बाद 1980 में पीएम बनेंगी कौन? इंदिरा गांधी जी। और ये जो मंडल आयोग की सिफारिश है ना, ये धरी की धरी रह जाएंगी, कोई काम की नहीं रहेंगी, है ना। क्योंकि मोरारजी देसाई जिन्होंने द्वितीय पिछड़ा आयोग के गठन किया था 1978 में, उनकी सरकार चली जाती है और पीएम इंदिरा गांधी बन जाती हैं। साथ में बात कर लें, देखो काका कालेलकर, इस प्रश्न का राइट आंसर तो होगा बीपी मंडल, ऑप्शन नंबर बी। काका कालेलकर ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। वेंकट चलैया एक आयोग बनाया संविधान समीक्षा आयोग। इसका गठन हुआ दोस्तों 2000 में। कब हुआ? 2000 में।
इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 2002 में, क्लियर है। और ये जो संविधान समीक्षा आयोग है इसके अध्यक्ष थे एम वेंकट चलैया। ऑप्शन नंबर डी जो मोरारजी देसाई है ये पीएम हुआ करते थे, कब? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समय पर। तो चारों के चारों ऑप्शन से रिलेटेड जो भी तथ्य हैं वो भी मैं आपको साथ में क्लियर कराते हुए चल रहा हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है और मुझे बताना है कि आपको ये जो क्लास है वो कैसी लग रही है, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं आपको 2500 प्रश्न पॉलिटी से कराने वाला हूं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को आत्मा की संज्ञा दी है? बहुत अच्छा प्रश्न है और सिंपल सा भी प्रश्न है, खूब आप जानते हो। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने क्या दी है? भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी हैं, उन्होंने आत्मा की संज्ञा दी है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का संरक्षण है। 28 की बात कर लें तो ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है ना, 25 से 28 जो है। 21 की बात कर लें तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। क्लियर है दोस्तों? ये बार बार आ रहा है 21 और इनसे रिलेटेड मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं। अगला प्रश्न देख लें। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? कौन से को? उच्चतम न्यायालय। किसकी बात की है दोस्तों? एससी सुप्रीम कोर्ट की बात की है प्रश्न में। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है? तो देखो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की? 5, जिसमें पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। एक रिट है परम आदेश, एक रिट है दोस्तों प्रतिषेध, एक रिट है उत्प्रेषण और एक रिट है अधिकार प्रच्छा। क्या है? अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जारी करेगा इन्हीं 5 प्रकार की रिटों को अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन रिट जारी करने के मामले में अगर आपसे ये पूछा जाए कि अधिक शक्तिशाली कौन है, तो वो है दोस्तों हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय जो है वो रिट जारी करने की जो शक्ति है उसमें ज्यादा पावरफुल है। क्यों है वो क्लास में बताएंगे डिटेल्स में। अब इस प्रश्न का आंसर देख लें। उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 के द्वारा है। किसके द्वारा? आर्टिकल 32 आप पढ़ोगे की रिट है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, जिसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने आत्मा की संज्ञा दी है। और उच्च न्यायालय की बात कर लें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट रिट जारी करेगा अनुच्छेद 226 के द्वारा, है ना। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, असंगत प्रतीत हो रहा है, तो उच्चतम न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या करेगा? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करेगा। और उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करेगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी रिट को पोस्टमार्टम कहा जाता है? पोस्टमार्टम की संज्ञा दी है। देखो रिट अभी बताई थी मैंने आपको, 5 प्रकार की रिट है। प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रक्षा। इनमें से एक रिट ऐसी है जिस रिट को पोस्टमार्टम की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो देखो परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण या अधिकार प्रक्षा, कौन सी रिट है दोस्तों? तो पोस्टमार्टम की संज्ञा प्रदान की जाती है उत्प्रेषण को। किसको? उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम की संज्ञा प्रदान की जाती है। क्या क्या है? देखो परम आदेश है, ये तो करता है निष्क्रिय को सक्रिय, है ना। कोई व्यक्ति है, जैसे कोई पदाधिकारी है और कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उस व्यक्ति को निष्क्रिय है, उसको कहेगा। परम आदेश का अर्थ ही होता है हम आदेश देते हैं। तो आदेश दिया जाएगा जो भी व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, जैसे कोई पद पर, कोई सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति बैठा है और वो कार्य नहीं कर रहा है, तो इस रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट उसको आदेश देगा कि आप क्या करिए, कार्य। इसका मतलब वो व्यक्ति पहले क्या था? निष्क्रिय था, और निष्क्रिय को क्या कर दिया? सक्रिय। लेकिन ये जो 2 रिट है ना, ये करते हैं सक्रिय को निष्क्रिय। कोई व्यक्ति अगर, जैसे कोई उच्च न्यायालय है
और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य नहीं आता है। जैसे दो राज्यों का विवाद है और जब भी दो राज्यों का विवाद होगा उसका निपटारा कौन करेगा? उसका निपटारा किया जाएगा दोस्तों उच्चतम न्यायालय के द्वारा। अब दो राज्यों के मध्य कोई विवाद है और इस क्लियर है कि ये मामला कहाँ का? उच्चतम न्यायालय का। अब इसको कोई उच्च न्यायालय स्वीकार कर ले या उच्च न्यायालय उस पर कोई कार्रवाई करता है तो उच्चतम न्यायालय को अधिकार है कि भाई क्यों, ये तो आपका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, क्यों काम कर रहे हो? तो उसका क्या करेगा? जो सक्रिय था उसको निष्क्रिय किया जाएगा दो रिटों के द्वारा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध के द्वारा। क्लियर है दोस्तों? अगला प्रश्न देखें, लोक नियोजन में नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर का अधिकार। लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियां जो हैं उनमें सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार है। ये भारतीय के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। तो दोस्तों लोक नियोजन में अवसर की समता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथ में देखें 18, तो 18 करता है उपाधियों का अंत, लेकिन दो श्रेणी रखी है, सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि प्राप्त की जा सकती है। किसके क्षेत्र में? सेना व शिक्षा के क्षेत्र में। बात करें 19 की, तो इसमें आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी है? वाक एवं अभिव्यक्ति की। अनुच्छेद 20 है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16, क्योंकि अनुच्छेद 16 में वर्णन मिलता है कि लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियां जो हैं उनमें क्या है? अवसर की समानता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सक्रिय को निष्क्रिय, अभी मैंने बताया था आपको, कोई सक्रिय है उसको निष्क्रिय करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो देखो रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को है, अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट को है। क्लियर है? और ये जो रिट है ये 5 प्रकार की है, इनमें से आपको चयन करना है कौन सी रिट ऐसी है जो कि सक्रिय को निष्क्रिय करेगी। ऑप्शन नंबर ए परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार प्रक्षा। देखो परम आदेश तो निष्क्रिय को सक्रिय करती है, इसका अर्थ है परमादेश कोई व्यक्ति निष्क्रिय है, कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको कार्य करवाया जाएगा परमादेश के द्वारा। तो ये तो ऑप्शन है नहीं, प्रतिषेध ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोई सक्रिय है, अभी मैंने आपको पिछली बार बताया था पिछले प्रश्न में कि कोई उच्च न्यायालय है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य नहीं आ रहा और उस पर सुनवाई कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो उच्चतम न्यायालय प्रतिषेध रिट जारी करेगा और क्या करेगा? सक्रिय को निष्क्रिय कर देगा, मना कर देगा, है ना? आपका यह अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप इस पर कार्य नहीं कर सकते हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक ही प्रश्न में सारे के सारे आर्टिकल्स जो मूल अधिकार से रिलेटेड हैं आपको करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में विधि के समक्ष समता। तो आप बताएं दोस्तों कि कौन सा है? ए तो बिल्कुल राइट है, बी भी बिल्कुल राइट है, सी भी राइट है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि विधि के समक्ष समता जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 में वर्णन मिलता है विधि के समक्ष समानता का। अनुच्छेद 20 की बात करें तो यह है दोस्तों अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 20। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 16(1) लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, 32(3), 33 और 34 ये 4 आर्टिकल हैं। इनके अंतर्गत विहित विषयों पर या भाग 3 पर कोई भी कानून बनाना है, विधि बनानी है, उसकी शक्ति संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं है। यह भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है?
मोस्ट लगा लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब बताएं दोस्तों, अनुच्छेद 32, 33, 34 या 35। तो देखिए, कोई भी मूल अधिकारों से रिलेटेड कानून बनाने का अगर अधिकार है तो वो केवल और केवल भारतीय संसद को प्राप्त है, और यह वर्णित है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 में। किसमें? 35 में। दोनों बातों में कंफ्यूजन है, उसको क्लियर कर लें कि देखो, अगर विधि बनाने का अधिकार आए तो आपको ऑप्शन करना है संसद, और अगर आए क्या कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कौन योगदान करेगा या कौन संरक्षक है मौलिक अधिकारों का, तो वो संसद नहीं है, वो है उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। क्लियर है दोनों को? देखो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और संरक्षण प्रदान करना है तो उच्चतम न्यायालय आंसर होगा, और मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कोई विधि या कानून बनाना है तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संसद, और यह वर्णन मिलता है अनुच्छेद 35 में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 35। क्लियर? आपातकाल लगते ही, है ना, जैसे ही आपातकाल लगेगा, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे? ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, मोस्ट लगाएं। आपातकाल, देखो भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद हैं जो आपातकाल का वर्णन मिलता है ना। अब 3 अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 352 है ना, अनुच्छेद 356 है, और अनुच्छेद 308 है। तीनों अनुच्छेदों में अलग अलग प्रकार वर्णन है। 352 की बात करें तो इसमें वर्णन है राष्ट्रीय आपातकाल का, और अनुच्छेद 352 के तहत सबसे ज्यादा जो आपातकाल लगाया था वो लगाया था इंदिरा गांधी ने। अनुच्छेद 356 की बात करें तो यह है राज्यों में आपातकाल से रिलेटेड, जैसे राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो क्या होगा, राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल लगा देगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 360 की बात करें तो अनुच्छेद 360 में वर्णन है वित्तीय आपातकाल का, जो भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है ना। ये था आपातकाल से रिलेटेड। अब आपातकाल में सबसे पहले एक मौलिक अधिकार है जो सबसे पहले निलंबित होगा, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में जितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं, क्योंकि यह जो अनुच्छेद 19 है इसके तहत जो मौलिक अधिकार हैं वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं है। तो अनुच्छेद 19 में वर्णित जितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं आपातकाल लगते ही सबसे पहले समाप्त हो जाती हैं। अनुच्छेद 21 की बात करें, दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, यह आपातकाल में समाप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाएगा आपातकाल लगते ही। ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लें, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? देखो, 2 प्रश्न भी आए थे और मैंने बताया था यहाँ जो डाउट्स है वो क्लियर कर लेना है। अगर मौलिक अधिकारों से संबंधित विधि बनाने का प्रश्न पूछा जाए आपका आंसर होगा संसद, और अगर आए मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति, दोनों में अलग अलग है। देखो, मौलिक अधिकारों पर विधि बनाने की शक्ति है ना, आपका आंसर अलग होगा, और मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति आपका आंसर होगा। अब प्रश्न पूछा है लागू करने की, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री कर सकता है क्या लागू, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी संसद, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों की कोई शक्ति है कि कानून बनाना है भाई मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, तो वो हो जाएगी दोस्तों भारत की संसद के पास। दोनों डाउट्स क्लियर कर लेने हैं, आंसर अलग अलग हो। प्रश्न की भाषा पर ध्यान देना है कि एग्जामिनर प्रश्न किस तरह से पूछ रहा है। समानता का अधिकार, फंडामेंटल ऑफ इक्वलिटी,
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28 या अनुच्छेद 29 से 30। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर बात करें 19 से 22 की तो इसमें आपको मिलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 में वर्णित है धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से 30 में है शिक्षा एवं संस्कृति। क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण से रिलेटेड अधिकार है। यह है अनुच्छेद 29 से 30। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में समानता के अधिकार का वर्णन मिलता है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बहुत अच्छा प्रश्न है। राज्य आर्थिक रूप से दुर्लभ किन्हीं वर्गों के लिए विशेष उपबंध कर सकेगा? बिल्कुल सही है। यह भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों अनुच्छेद 15 का 6, अनुच्छेद 15 का 6 इसी से रिलेटेड है कि अगर कोई वर्ग ऐसा है जो आर्थिक रूप से दुर्लभ है, जिसको आप वर्तमान में पढ़ते हो EWS। इस प्रश्न को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि EWS के लिए रिजर्वेशन या आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 15(6) करेगा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाएगा? तो साथियों 103वां संविधान संशोधन 2019 है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 103वां संविधान संशोधन मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जाएगा 2019 में, और इसके द्वारा EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 15(6) के द्वारा। बात कर लें 93 संविधान संशोधन 2005 की, तो आपको 15(5) जुड़ेगा। इसमें उच्च शैक्षणिक संस्थानों में क्या है? रिजर्वेशन का प्रावधान किया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 की बात करें तो इसके द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ी जाएगी नवी अनुसूची, और ये भी जोड़ा जाएगा 15(4) जो रिजर्वेशन का प्रावधान है वो जोड़ा जाएगा प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2 की बात करें तो अनुच्छेद 21A निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 8 तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21A में। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो वीडियो प्रतिदिन आपको आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी पर मिल रही हैं, उनको अधिक से अधिक संख्या में क्या करें? शेयर करें, ताकि हमें मनोबल प्रदान हो सके। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।